एक सीन सोचो, 11वीं क्लास का पहला दिन। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की किताबें तुम्हारे बैग में है। पापा ने थोड़ा कड़क होके कहा, अच्छे से पढ़ना, डॉक्टर बनना है तुम्हें। और तुमने सोच समझ कर कहा, हाँ पापा, जरूर बनूंगा। 11वीं के साथ साथ फिर नीट की तैयारी शुरू हो गई। कोचिंग क्लासेस, नोट्स, टेस्ट, 2 साल और अंदर मन में एक डर, अगर नीट में अच्छे मार्क्स से मैं पास नहीं हुआ तो क्या मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी? यार, मैं वो डर समझता हूँ, सच में। तुम बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि मुझे भी 12वीं के बाद डॉक्टर ही बनना था। आज ये वीडियो उसी डर का जवाब है, क्योंकि मैं तुम्हें वो डेटा दिखाऊंगा जो तुम्हारे स्कूल में किसी ने दिखाया नहीं होगा, कोचिंग वालों ने भी नहीं दिखाया होगा, और यूट्यूब पर भी शायद ही किसी ने इतने सीधे तरीके से पूरी सैलरी के साथ, वो भी रियल नंबर्स के साथ तुमको दिखाया होगा। तो देखते हैं, अगर तुम एक पीसीबी स्टूडेंट हो तो पीसीबी के बाद तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। और हाँ, एंड में मैं तुम्हें नीट के अटेम्प्ट्स के बारे में एक ऐसी सच्चाई बताऊंगा जो तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल है, उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। तो नाम है मेरा आनंद और स्वागत है तुम्हारा दोस्तों मेरे इस नए वीडियो में। सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट, जिसे नहीं पता है, पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। वो 3 सब्जेक्ट या वो कॉम्बिनेशन जो 11वीं या 12वीं में मेडिकल या डॉक्टर बनने के लिए लोग चूज करते हैं। पहले इसका मतलब था एक ही रास्ता जो है एमबीबीएस, लेकिन आज का इंडिया 2005 वाला इंडिया नहीं है। जानते हो, इंडिया की हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अगली 3 सालों में 27 से 35 लाख नई नौकरियां क्रिएट होंगी। और वो सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर वाले जॉब्स नहीं है। नौकरियां खत्म नहीं हो रही है, नौकरियां बढ़ रही है। और ये नौकरियां उन लोगों के लिए है जो बायोलॉजी जानते हैं। अब जरा असलियत सुनो और ये नंबर देखो, क्योंकि नंबर जो होते हैं ना, वो झूठ नहीं बोलते हैं। नीट 2026 में जानते हो कितने बच्चे बैठे? 23 लाख के आसपास। टोटल एमबीबीएस सीट्स इंडिया में कितनी है? लगभग 1,20,000। सरकारी कॉलेज में सीट्स कितनी है? सिर्फ 60,000 के आसपास। मतलब भाई 23 लाख लोग परीक्षा देंगे और सिर्फ 6 से 7% को एमबीबीएस सीट मिलेगी। अब क्या तुम टॉप 7% में से हो? ऑनेस्टली सोचो। हाँ, अगर हाँ तो बहुत बढ़िया है, पूरी मेहनत करो, नीट क्रैक करो। अगर नहीं, या अगर तुम अभी भी कंफ्यूज्ड हो, तो मैं तुमसे एक बात पूछूंगा, जो 93% स्टूडेंट्स एमबीबीएस नहीं कर पाते, क्या उनकी लाइफ खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। उनके लिए कुछ ऐसे रास्ते हैं जहां पैसा भी बहुत ज्यादा है, रिस्पेक्ट भी है, और डिमांड एमबीबीएस से कम नहीं है, बल्कि कई ज्यादा है। एक मजे की बात बताऊं, इंडिया में डॉक्टर बनना लिटरली दुनिया का सबसे मुश्किल करियर है। तो अगर नीट नहीं हुआ तो ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो, सोचो कि तुम्हें अब एक दूसरा रास्ता ढूंढना है। एक मेरे टीचर थे जो हमेशा कबीर दास जी का एक दोहा कहा करते थे, शायद तुम्हारे भी किसी टीचर या सर या मैम ने कहा होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। मतलब जो कल करना है वो आज करो, जो आज करना है उसे अभी करो, वरना टाइम निकल जाएगा और तुम पछताते रह जाओगे। लेकिन हम सब जो है ना, आज कल इसका उल्टा दुआ बना देते हैं। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है भाई, जब जीना है हमें बरसों। तो पीसीबी और नीट के स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती क्या होती है जानते हो तुम? वेट करना। सोचते हैं पहले नीट दे देते हैं, 2-3 साल ट्राई मारेंगे, फिर नहीं हुआ तो यार देखेंगे। भाई 3-4 साल में ना लाइफ निकल जाती है। जो स्टूडेंट आज प्लान करेगा ना, वो 2030 में तैयार खड़ा होगा, और जो वेट करेगा वो 2030 में पूछेगा, ये क्या हुआ, ये कब हुआ, कैसे हुआ? इसलिए ना बैकअप प्लान बनाना बहुत जरूरी है। सॉरी, सही बैकअप प्लान बनाना बहुत जरूरी है, समझे? और ये वीडियो जो है उसी बैकअप प्लान का पहला कदम है। तो चलो, मैंने पीसीबी के जो करियर्स हैं उनको सिंपल से 4 रास्तों में डिवाइड कर दिया है। एक एक करके सारे रास्तों को समझते हैं। पहला रास्ता है नीट के थ्रू डॉक्टर बनने वाला रास्ता, यहाँ तो ऑब्वियसली नीट लगेगा। दूसरा रास्ता है एलाइड हेल्थ करियर्स या सहयोगी स्वास्थ्य करियर्स, यहाँ मोस्टली नीट नहीं लगता है। तीसरा रास्ता है लाइफ साइंसेस या जीवन विज्ञान, यहाँ भी नीट की कोई खास जरूरत नहीं लगती है। और चौथा रास्ता जो है वो है इमर्जिंग एंड नीश करियर्स या उभरते और विशिष्ट करियर्स, और यहाँ भी नीट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं लगती है। तो ये 4 रास्ते, अलग अलग करियर्स, सब रियल सब ग्रोइंग। आगे बढ़ते हैं। पहला नीट वाला रास्ता। अब नीट वाले करियर्स जल्दी देख लेते हैं। पहली बात, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एमबीबीएस बुरा है, बिल्कुल भी नहीं है।
एमबीबीएस की जो जर्नी है वो सबको पता है यार। 4.5 साल का कोर्स होता है, 1 साल की इंटर्नशिप, फिर अगर 3 साल एमडी या एमएस का स्पेशलाइजेशन किया तो कम से कम 9 साल बाद पूरी अर्निंग शुरू होती है। 2026 के रीसेंट डेटा के हिसाब से सरकारी डॉक्टर की नौकरी में एक नए एमबीबीएस डॉक्टर की सैलरी 4 से 7 लाख पर ईयर होती है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 6 से 8 लाख सालाना मिल सकता है, और छोटे शहरों में तो थोड़ा कम भी हो सकता है और बड़े में बहुत ज्यादा भी। और अगर तुम एक एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट हो तो 15 से 30 लाख पर ईयर। और अगर एमबीबीएस करने के बाद अपना खुद का क्लिनिक खोला तो उसमें तो कोई लिमिट ही नहीं है यार। लेकिन अगर गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं हुआ तो याद रखना, प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस की फीस 50 लाख से 1.5 करोड़ है। ये बात बताना बहुत जरूरी था क्योंकि तुम्हारे घर की फाइनेंशियल सिचुएशन देखे बिना ये डिसीजन बिल्कुल भी मत लेना। एक बात मैं यहाँ क्लियरली कहना चाहूंगा, अगर एमबीबीएस तुम्हारा पैशन है, तुम्हारा गोल है लाइफ का, तो नीट के लिए पूरी जान लगा देना, कोई बात नहीं। लेकिन अगर स्कोर थोड़ा सा भी कम रहा तो क्या पीसीबी लेना बेकार डिसीजन हुआ? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक और ऑप्शन है जिसमें नीट के कट ऑफ एमबीबीएस से काफी कम होता है और डिमांड छोटे शहरों में तो बहुत ही ज्यादा है। बीडीएस या डेंटिस्ट, जिसे लोग एमबीबीएस का छोटा भाई भी कहते हैं। इंडिया में अच्छे डेंटिस्ट की इतनी कमी है कि छोटे शहर में एक भी क्वालिफाइड डेंटिस्ट सही से नहीं मिलता। डेंटिस्ट बनने के लिए नीट स्कोर अगर 400 से 450 होगा तो भी तुम्हें गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। जानते हो पैसे कितने कमाओगे इसमें? अगर फ्रेशर हुए तो सैलरी 3 से 5 लाख साल भर में कमा लोगे। 5 साल बाद का अगर होगा तो 8 से 15 लाख होगी, और छोटे शहर में अपना क्लिनिक खोला तो 20 से 40 लाख रुपया कम से कम कमाओगे। छोटे शहर के लोगों के लिए ये एक सोने की खान होती है, जानते हो तुम, क्योंकि कंपटीशन नियर जीरो है वहां, बिल्कुल जीरो। और अब जो ऐसे करियर्स के बारे में मैं बताता हूँ जिसमें सरकारी डॉक्टर तो कहलाते ही हो तुम, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जगह भी मिलती है, और अगर अपना क्लिनिक खोला तो पेशेंट्स की तो लाइन ही लग जाएगी यार। वो है बीएमएस आयुर्वेदिक डॉक्टर या बीएचएमएस होम्योपैथिक डॉक्टर। दोनों 5.5 साल के कोर्स है, दोनों में गवर्नमेंट जॉब मिलती है, और दोनों में नीट का कट ऑफ जो होता है एमबीबीएस से काफी कम होता है, और गवर्नमेंट कॉलेज की फीस भी बहुत कम होती है। जानते हो, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एक्टिवली बीएमएस डॉक्टर्स को प्राइमरी हेल्थ सेंटर और जिला हॉस्पिटल्स में भर्ती करती है, और ये करियर्स को प्रमोट भी करती है। इंडिया के छोटे शहरों और गांवों में भी आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक डॉक्टर्स की डिमांड बहुत ही ज्यादा है, और लोग इसे ट्रस्ट भी बहुत ज्यादा करते हैं। यही नहीं, बीएमएस और बीएचएमएस दोनों डॉक्टर्स 1 साल का एडिशनल सर्टिफिकेशन करने के बाद एमबीबीएस वाले डॉक्टरों की दवाइयां भी दे सकते हैं। इसलिए तो इंडिया में बीएमएस और बीएचएमएस मिला के 6 लाख से ज्यादा डॉक्टर्स रजिस्टर्ड हैं, जानते हो तुम भी। और सैलरी, अगर तुम नए बीएमएस या बीएचएमएस डॉक्टर हो और किसी गवर्नमेंट जॉब में हो तो सैलरी तुम्हारी 25 से 40 हजार पर मंथ होगी। 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस हुआ तो 50 से 80 हजार पर मंथ हो जाएगी, और अगर खुद का क्लिनिक खोला तो 1 से 3 लाख पर मंथ तो कहीं नहीं गया यार। और अगर किसी कंपनी में जॉब पे लगे जो दवाइयां वगैरह बनाती है तो सैलरी की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन और एक खास बात है होम्योपैथी के बारे में, कि होम्योपैथी के जो पेशेंट्स होते हैं ना वो रिपीट पेशेंट्स होते हैं। एक बार पेशेंट बन जाते हैं तो सालों तक आते हैं, मतलब स्टेबल इनकम। सोचो, तुम्हारे गांव में लोग अभी भी छोटी सी प्रॉब्लम के लिए 40-50 किलोमीटर दूर जिला हॉस्पिटल जाते हैं। अब अगर गांव के पास ही एक अच्छा एमबीबीएस, डेंटिस्ट या बीएमएस डॉक्टर हो जिसको लोग जानते भी हो तो डॉक्टर साहब वाली इज्जत तो मिलेगी, ऊपर से आपको एरिया का हीरो वाला स्टेटस दोनों मिल सकता है। अब एक ऐसा करियर ऑप्शन जो उन लोगों के लिए है जिन्हें सिर्फ इंसानों से नहीं बल्कि जानवरों से भी प्यार है, और लाइफ में पैसों के साथ साथ थोड़ा पुण्य भी कमाना चाहते हैं। वो करियर है बीवीएससी या वेटरिनरी डॉक्टर का। तुम सोच रहे होगे यार, जानवरों का डॉक्टर? सीरियसली, पोल्ट्री, डेयरी, पेट इंडस्ट्री सब तेजी से ग्रो कर रही है इंडिया में। वेटरिनरी डॉक्टर्स की बहुत कमी है यार। इंडिया की डेयरी इंडस्ट्री या दूध के प्रोडक्ट्स वाली जो इंडस्ट्री होती है उसका साइज मालूम है कितना है? 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। पोल्ट्री इंडस्ट्री भी ग्रो कर ही रही है। ऊपर से आजकल छोटे शहरों में भी लोग जैसे पालतू जानवर, जैसे विदेशी ब्रीड के कुत्ते या बिल्लियां वगैरह पाल रहे हैं, तो वहां भी ये डिमांड तो बढ़ ही रही है, और इसीलिए इन सब एनिमल डॉक्टर्स की बहुत कमी है, खास करके गांव वगैरह में, जहाँ जैसे गाय, भैंस या पशु जो होते हैं वगैरह, यही उनके इनकम का मुख्य जरिया है। चलो इनकी सैलरी देखते हैं।
अगर सरकारी वेटरनरी ऑफिसर है हो तो 35,000 से 60,000 पर मंथ प्लस अन्य भत्ता। और अगर कोई जानवरों के प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी में अगर तुम काम पे लग गए या उनकी दवाई कंपनी में लग गए तो 6 से 15 लाख रुपए सालाना, और ये बढ़ता ही रहेगा यार। और अगर खुद की प्राइवेट क्लिनिक या पोल्ट्री कंपनी है तो 4 से 12 लाख पर मंथ कमा सकते हो। और अगर यही चीज शहरों में है तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। जानते हो मेरी खुद की 3 बिल्लियां हैं जिनका चेकअप, दवाइयां, मेडिसिन, खाना वगैरह लाना पड़ता है और वो बिल्कुल भी सस्ती नहीं होती। बीबीएससी का नीट कट ऑफ एमबीबीएस से काफी कम होता है, तो सरकारी कॉलेज में सीट मिलना भी आसान हो जाता है। अगर तुम्हें नीट वाले रास्ते के करियर अच्छे लगे हैं तो कमेंट में डॉक्टर लिखो और बताओ कि कौन सा कोर्स तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, ऐसे ही वीडियोस के लिए यार चैनल को ना प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे तुम्हारी हेल्प की भी जरूरत है ताकि जब तुम डिसीजन लो तो तुम्हारे पास एकदम सही इन्फॉर्मेशन हो जो मैं ट्राई करता हूँ तुम्हारे तक पहुंचाने के लिए। चलो अब अगले रास्ते पे चलते हैं जहाँ सबसे ज्यादा हिडन अपॉर्चुनिटीज है। ये सेक्शन एकदम ध्यान से सुनना क्योंकि यहाँ वो करियर्स है जो नीट के बिना भी मिलते हैं। फीस बहुत कम है और डिमांड बहुत ही ज्यादा है, स्पेशली छोटे शहरों और गाँव में। और कुछ में तो पैसे एमबीबीएस से भी ज्यादा कमा सकते हो। तो पहला है नर्सिंग या जीएनएम। मल्टीपल रिपोर्ट्स बोल रही है कि 2030 तक इंडिया को 6.5 लाख से ज्यादा एडिशनल नर्सेस और मिडवाइफ्स की जरूरत होगी। मैं एक टेबल दिखाता हूँ, ध्यान से देखो, स्क्रीन पे देखो। इंडिया में बीएससी नर्सिंग की सैलरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर एम्स या जीआईपीएमआर में हो तो 6 से 7 लाख रुपया सालाना होगी और बाकी भत्ता अलग से मिलता है। अगर किसी प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में लगोगे तो 3 से 5 लाख रुपया सालाना। आईसीयू या क्रिटिकल केयर के नर्स और वो भी एक्सपीरियंस्ड हो तो 6 से 10 लाख रुपया सालाना हो जाता है। लेकिन अगर तुम विदेश जाते हो तो जर्मनी में 24 से 42 लाख रुपया पर ईयर तुम कमा सकते हो। अगर तुम वही यूके जाते हो, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, या फिर जो कहते हैं इंग्लैंड, तो अगर तुम इंग्लैंड जाते हो तो 32 से 53 लाख रुपया पर ईयर कमा सकते हो। यूएसए में अगर NCLEX का एक सर्टिफिकेशन कर लोगे तो 55 से 85 लाख रुपए तक तुम कमा सकते हो। और अगर गल्फ देशों में गए जैसे सऊदी, यूएई, कतर, कुवैत, तो 18 से 35 लाख रुपया साल का तुम कमा सकते हो, वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री। इसका डायरेक्ट मतलब जानते हो कि बीएससी नर्सिंग या जीएनएम जैसे कोर्सेज करने वाले स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ लोकल हॉस्पिटल में जॉब्स नहीं है बल्कि गल्फ कंट्रीज, यूनाइटेड किंगडम, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया तक के दरवाजे खुले हुए हैं। मल्टीपल रिपोर्ट्स बोल रही हैं कि 2030 तक इंडिया को 6.5 लाख से ज्यादा एडिशनल नर्सेस की जरूरत होगी। तो ये समझो डिमांड तो है लेकिन बच्चों में अवेयरनेस नहीं है या स्टूडेंट्स में अवेयरनेस नहीं है। तो जीएनएम यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी 3.5 साल का कोर्स होता है। बीएससी करोगे तो जल्दी एंट्री मिल जाएगी इसमें। इसकी फीस बस 50,000 से 2 लाख रुपया होती है, वो भी पूरे कोर्स की, हाँ 1 साल की नहीं बता रहा हूँ। अगर तुम छोटे शहर से या गाँव से हो और तुम्हारे घर पैसों की थोड़ी सी तंगी है तो तुम्हारे लिए जीएनएम एक प्रैक्टिकल और आसान तरीका है स्वास्थ्य के क्षेत्र में आके पैसे कमाने का। और एक इम्पोर्टेंट चीज, इसमें तुम सोच रहे होगे कि इंग्लिश मेरी तो अच्छी नहीं है यार, तो क्या मुझे मिल जाएगा इसमें? तो इसमें इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है तो भी चलता है, लेकिन क्लिनिकल स्किल्स यानी नर्सिंग के जो स्किल्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। और अगर वो स्ट्रांग हो गए तो हॉस्पिटल जो है ना वो खुद तुमको इंग्लिश की ट्रेनिंग देते या सीखने में सपोर्ट करते हैं क्योंकि उन्हें लोग चाहिए, क्योंकि इसकी डिमांड ही इतनी ज्यादा है। दोस्तों, गाँव के बच्चे जो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, खास करके जो छोटे शहरों से आते हैं या छोटे गांव से आते हैं, तो कठिन सिचुएशन को हैंडल भी कर सकते हैं। उनके लिए नर्सिंग एक नेचुरली बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है। एक स्पेशल टिप दूं, अगर विदेश जाना चाहते हो और नर्सिंग करना चाहते हो तो इस कोर्स के साथ साथ ना आईएलटीएस या ओईटी की तैयारी शुरू कर दो। इसे ना यूरोप में, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे इंग्लिश स्पीकिंग देशों के रास्ते खुल जाएंगे आराम से। अच्छा, अब ये बताओ, गांव या छोटे शहरों में जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो लोग उसे ठीक करने या बैठाने के लिए, हड्डी बैठाने के लिए किसी लोकल आदमी के पास जाते हैं और कभी कभी हड्डी सही भी हो जाती है उसके पास जाने के बाद। अगला करियर कुछ ऐसा ही है, पर बस हड्डी बैठाने वाला नहीं है यार, ये मत सोचना। यहाँ साइंटिफिक और मेडिकल तरीके से तुम्हारे बॉडी का ध्यान दिया जाता है और इलाज किया जाता है और रिकवरी में तुम्हारी मदद भी करते हैं। ये करियर है बीपीटी या बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपिस्ट इसे कहते हैं। ये कोर्स जो होता है 4.5 साल का होता है, इसमें नीट नहीं लगती और अपना क्लिनिक भी खोल सकते हो तुम इसमें। इंडिया में स्पोर्ट्स, जिम वगैरह सब तेजी से बढ़ रहे हैं, ये तो तुम जानते ही होंगे, लोग बॉडी आजकल बना रहे हैं। एक्सीडेंट के बाद अगर रिकवरी चाहिए, ऑपरेशन के बाद ध्यान देना है, बुजुर्गों के
अगर जैसे जोड़ों के दर्द होते हैं या हड्डियों में दर्द वगैरह है, तो उनको मैनेज करने के लिए हॉस्पिटल्स में फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है। इनकी सैलरी कुछ इस प्रकार होती है। अगर फ्रेशर हो तो 3 से 4 लाख पर एनम यानी साल भर में कमा लोगे। 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ तुम 8 से 12 लाख पर साल भर में कमा लोगे। और अगर खुद का क्लिनिक छोटे शहर में भी खोलते हो तो 15 से 30 लाख साल भर का तुम कमा सकते हो। और अगर बड़े शहर में खोल रहे हो अगर अपना खुद का क्लिनिक, तो कितना सब कमा सकते हो उसकी कोई लिमिट नहीं है। जानते हो, अधिकतर छोटे शहरों में अभी भी क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट ढूंढना बहुत ही मुश्किल है यार। ट्राई करके देख लेना। तो यहाँ क्लिनिक अगर खोलो तो कंपटीशन यहाँ भी जीरो है, जैसे डेंटिस्ट के बारे में मैंने बताया था। अच्छा, हॉस्पिटल तो कभी ना कभी तो गए ही होगे, भगवान ना करे कि दोबारा जाना पड़े आपको, लेकिन वहां देखा तो होगा हर डॉक्टर के पीछे ना एक पूरी सेना, एक पूरी आर्मी लगी होती है जो रिपोर्ट्स निकालते हैं, सही दवाई लेके आते हैं, ऑपरेशन थिएटर में मदद करते हैं या फिर ब्लड ले जाके रिपोर्ट्स निकालते हैं। अगले जो 4 करियर्स में तुम्हें बताने वाला हूँ उन्हीं को सहायक स्वास्थ्य करियर्स कहा जाता है और उसी पे यह आधारित है। तो पहला है डी फार्मा और बी फार्मा। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक दवाइयों का उत्पादक है या मैन्युफैक्चरर जो कहते हैं, और यहाँ केमिस्ट और फार्मासिस्ट की जरूरत भी उतनी ही ज्यादा है। इसकी फीस कितनी है जानते हो? गवर्नमेंट कॉलेज में पूरा बी फार्मा 3 से 8 लाख में हो जाएगा, और अगर डी फार्मा किया तो 2 साल में ही डिप्लोमा मिल जाएगा और तुम अपना कहीं भी जॉब कर सकते हो। हाँ, इसके लिए एंट्रेंस जरूर देना पड़ेगा तुमको, जैसे CUET या अपने राज्य का कोई अन्य एग्जाम, लेकिन ये नीट जितना कठिन नहीं होता है। ये आराम से तुम निकाल सकते हो। थोड़ी सी पढ़ाई तो ऑब्वियसली तुमको करनी पड़ेगी। ये करके तुम्हारी सैलरी कुछ इस प्रकार होगी। अगर तुम फ्रेशर हो यानी नए नए कोर्स करके निकले हो तो किसी भी फार्मा कंपनी या हॉस्पिटल की फार्मेसी में लगोगे तो 3 से 5 लाख रुपए साल भर में कमा सकते हो। अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या MR की नौकरी कर रहे हो किसी फार्मा कंपनी में तो 4 से 8 लाख पर एनम, प्लस उसमें तुमको इंसेंटिव्स परफॉर्मेंस के ऊपर तुम्हें मिलेंगे। जितना तुम अच्छा सेल्स करोगे उतना तुमको मिलेगा। अगर तुम क्वालिटी कंट्रोल या रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट में जाते हो तो 6 से 12 लाख रुपया पर एनम जरूर तुम कमा पाओगे इसमें। और अगर तुम एक सीनियर पोजीशन में पहुंच जाते हो किसी कंपनी में या यही सब पोजीशन में तो 15 से 25 लाख रुपया तुम साल का कमा सकते हो। इसके अलावा तुम खुद की फार्मेसी शॉप खोल सकते हो। एक सक्सेसफुल दवाई की दुकान छोटे गांव में या शहर में भी कम से कम 50,000 से 2 लाख पर मंथ तो कमाई लेती है। अगर विश्वास नहीं होता है ना तो अपने पास की कोई किसी मेडिकल की दुकान होगी उसके बारे में जाके पता लगा सकते हो तुम। अब एक और चीज, अगर तुम्हें मशीन्स और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आगे के जो मैं करियर्स बताने वाला हूँ उनके बारे में जरूर सुनना। पहला है BSc MLT या मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। इसमें कुछ लोग DMLT भी करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें ग्रेजुएशन वाले कोर्स बता रहा हूँ जिसे BSc MLT कहते हैं। अब जरा सोचो, तुम लैब कोट पहन के बैठे हो, लोग तुम्हें सर या मैम बोल के रिपोर्ट लेने आ रहे हो तुमसे और तुम उनको समझा रहे हो। रिपोर्ट देखने के बाद कोई टेंशन की बात नहीं है, रिपोर्ट नॉर्मल है। जानते हो, वो रिस्पेक्ट भी मिलेगी तुम्हें, इम्पैक्ट भी होगा और इनकम भी मिलेगी। तुम्हारे घर भी किसी ना किसी ने कभी ना कभी कोई तो रिपोर्ट जरूर निकाली होगी, जैसे ब्लड रिपोर्ट, क्योंकि मरीजों का इलाज कैसे करना है डॉक्टर्स ये डिसीजन रिपोर्ट्स के आधार पर ही लेते हैं। डॉक्टर पेशेंट को देखता है और फिर बाद में जांच या टेस्ट लिख देता है। वो टेस्ट जो होता है वो करता कौन है जानते हो? वो मेडिकल लैब का टेक्नोलॉजिस्ट। हर हॉस्पिटल को, हर क्लिनिक को, हर डॉक्टर को एक MLT प्रोफेशनल चाहिए होता है। डिमांड तो है पर यहाँ भी अवेयरनेस नहीं है। BSc MLT 3 साल का कोर्स होता है जहाँ नीट बिल्कुल नहीं लगता है। उसकी फीस जानते हो कितनी है? गवर्नमेंट कॉलेज में 40,000 से 80,000 पर ईयर है और प्राइवेट कॉलेज में 60,000 से 2 लाख पर ईयर हो सकती है। और सैलरी शुरुआत में 15,000 से 20,000 पर मंथ। 3 से 5 साल का अगर एक्सपीरियंस हुआ तो 35,000 से 50,000 पर मंथ कमा सकते हो। और गवर्नमेंट लैब में अगर सीनियर पोस्ट पे लग गए, हाँ इसमें सरकारी नौकरी भी मिलती है, तो 40,000 से 70,000 पर मंथ प्लस पेंशन और बाकी के भत्ते वगैरह मिलेंगे। और अगर खुद का अपना पैथोलॉजी लैब कहीं खोल लो तो अगर तुम छोटे शहर में खोलते हो तो 50,000 से 2 लाख पर मंथ पॉसिबल है। और छोटे शहर में और गांव में पैथोलॉजी लैब्स की तो बहुत ही ज्यादा कमी है। तुम जाके यार अपने आसपास चेक कर लो अच्छे पैथोलॉजी लैब्स की। बीमारियों के बारे में जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, लोग
उतने ही ज्यादा टेस्ट करवा रहे हैं। पहले लोग नहीं करवाते, लेकिन अब करवा रहे हैं। तुम अगर एक एक्सपीरियंस बीएससी एमएलटी प्रोफेशनल होकर अपना लैब खुद खोलते हो तो डॉक्टर को ही तुम कस्टमर बना रहे हो, वो तुम्हें खुद पेशेंट्स भेजेगा। अब आते हैं दो और करियर्स के ऊपर जिसमें मशीन्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रेगुलरली होता है, और अगर तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है तो बीएससी एमएलटी के अलावा ये दो करियर्स भी है जिसे कहते हैं बीएमआरआईटी प्लस ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी यानी ओटी टेक्नोलॉजी। एमआरआई, सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, इको, ये सब तो कभी ना कभी तुमने सुना ही होगा यार। एक्सरे तो डेफिनेटली सुना होगा। ये मशीन जानते हो चलाता कौन है? उसे रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजी एक्सपर्ट कहते हैं, जिसके लिए बीएससी बीएमआरआईटी या बीएससी रेडियोलॉजी की डिग्री लेनी पड़ती है। वो 3 से 4 साल की कोर्स होती है और इसमें भी नीट तुम्हें नहीं लगता। जानते हो इंडिया में सिर्फ 10,000 से 15,000 रेडियोलॉजिस्ट हैं 140 करोड़ लोगों के लिए। इसलिए ये फील्ड इंडिया में तेजी से ग्रो कर रही है। हर नया हॉस्पिटल जो है इसका एक डिपार्टमेंट जरूर सेटअप करता है अपने हॉस्पिटल में। इसमें सैलरी चलो देखते हैं। अगर तुम फ्रेशर हो तो 2.5 से 4 लाख रुपया साल भर का कमा सकते हो। 5 साल के बाद तुम्हारी सैलरी होगी लगभग 6 से 10 लाख रुपया। अगर तुम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर सीनियर लेवल पे पहुंच जाते हो तो तुम्हारी सैलरी होगी 10 से 18 लाख रुपया साल भर की। और अगर गल्फ देशों में या विदेश गए तो हाँ, इसमें भी तुम विदेश जा सकते हो, तो 20 से 35 लाख पर एनम कहीं नहीं जाएगा। और ये करियर ऐसा है कि आगे इसमें सैलरी बढ़ते ही रहेगी। अब चलते हैं इसमें जो मैंने दूसरा करियर बताया वो है बीएससी ओटी टेक्नोलॉजी यानी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ऑपरेशन थिएटर में जब किसी का ऑपरेशन होता है तो जो सर्जन या डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है उसके साथ जो लोग काम करते हैं या ऑपरेशन थिएटर के सामान को या टेक्नोलॉजी को संभालते हैं उसे ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट कहते हैं। ये वो लोग हैं जो सर्जन की मदद करते हैं और वहां जो भी उपकरणें यूज होती है या जो भी मशीन्स वगैरह है उसका यूज करने में वो लोग हेल्प करते हैं डॉक्टर की। हर हॉस्पिटल में सर्जरीज तो होती है यार, जाहिर सी बात है। तुम्हारे गाँव में भी कोई हॉस्पिटल होगा, वहां भी सर्जरी होती होगी। इसके लिए बीएससी की ओटी डिग्री, तो यानी अगर तुम्हें ये करना है तो बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की डिग्री करनी पड़ेगी, और जो 3 साल का कोर्स होता है और इसमें नीट नहीं लगता है। इनकी सैलरी 2.5 से 6 लाख पर एनम शुरुआत में होती है और 5 साल बाद 6 से 15 लाख रुपया सालाना। और अगर बड़े हॉस्पिटल्स में काम करोगे तो 15 से 20 लाख रुपया पर एनम। अब सहायक स्वास्थ्य करियर्स में या एलाइड हेल्थ करियर्स में लास्ट और आखिरी ऑप्शन जो है वो है बीएससी ऑप्टोमेट्री। जानते हो भारत में आंखों की समस्या हर किसी को होती है। तुम्हारे दादा, चाची, नाना, किसी ना किसी को जरूर होगा ये चीज। और चश्मे, कॉन्टैक्ट लेंसेस, आई चेकअप, इन सब की डिमांड नॉन स्टॉप है यार, वो बढ़ती रहती है। जैसे लोग बूढ़े होते हैं या लोग आजकल मोबाइल ज्यादा देख रहे हैं, टीवी देखते हैं, तो आंखें जरूर खराब होती है। तो इसकी डिमांड भी उसी के साथ बढ़ती जा रही है। इस डिग्री के लिए 4 साल लगते हैं और यहाँ स्टार्टिंग सैलरी 2.5 से 4 लाख पर एनम हो सकती है। इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन है एक अच्छी लोकेशन देख के अपने खुद का दुकान तुम खोल सकते हो जहाँ कमाई 1 लाख प्लस पर मंथ होती है। यार अभी तक ना 12 करियर्स कवर हो गए और हम सिर्फ आधे दूर तक ही पहुंचे हैं। इन सभी करियर्स में से अगर किसी करियर के बारे में डिटेल में जानकारी तुम्हें चाहिए या चाहते हो कि चैनल पे ये करियर में जो लोग हैं उनको मैं फीचर करूँ, हाँ मैं ऐसे लोगों को लेके आऊंगा जो ये एक्चुअली ये सारे जॉब्स करते हैं, तो लेकिन उसके लिए तुमको नीचे अपना करियर ऑप्शन कमेंट करना पड़ेगा। और जिस कमेंट पे सबसे ज्यादा मुझे लाइक्स मिलेंगे उस करियर पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा और उस करियर के एक प्रोफेशनल को, यानी जो ये जॉब एक्चुअली कर रहा है या कर रही है, उसको मैं लेके आऊंगा। उससे हम थोड़ी बातें करेंगे और तुम्हारे डाउट्स उसमें सॉल्व करूंगा। तो हमारा तीसरा रास्ता यहाँ खत्म होता है। 12 करियर्स हो गए, तीसरा रास्ता खत्म। और अब वो करियर्स आते हैं जो शायद स्कूल या कोचिंग ने कभी नहीं बताए होंगे तुम्हें। सच्ची बोल रहा हूँ यार। हमारा चौथा रास्ता जो है लाइफ साइंसेस एंड नीश करियर्स या जीवन विज्ञान। यहाँ जो पहला करियर ऑप्शन है उसे कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है ना। काफी लोगों ने यानी मुझे इसके बारे में पूछा है। मेरे पहचान के प्रधान जी हैं, उनके भी हमारे बहुत ही वो घनिष्ठ मित्र हैं, तो उनके बच्चे जो थे वो हमसे पूछ रहे थे कि बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप क्या है, कैसा है। और मैं जानता हूँ कि आप लोगों को भी इसके बारे में काफी जिज्ञासा होगी, काफी क्यूरियोसिटी होगी। तो आइए बायोटेक्नोलॉजी के बारे में देखते हैं। एक फिगर सुनो, इंडिया की जो बायोटेक इंडस्ट्री है 2025 में
$37 बिलियन की है। 2034 तक कितनी होगी जानते हो? $112 बिलियन। ये इमेजिन कर लो, आजकल रेट कुछ चल रहा है $100 के आसपास $1 का। ये एक बढ़ता समुंदर है और अभी बहुत कम लोग हैं इसमें। बीएससी बायोटेक का कोर्स 3 साल का होता है बिना नीट के। इसमें तुम क्या पढ़ोगे जानते हो? डीएनए के बारे में, जीन्स, प्रोटीन्स, मेडिसिन, ये सब के बारे में तुम पढ़ते हो। और ये भी इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, रिसर्च करोगे, ये सब बायोटेक में होता है। चलो सैलरी का पूरा पिक्चर बताता हूँ बायोटेक के बारे में। तो बीएससी के अगर फ्रेशर हो तो 3 से 5 लाख रुपए पर एनम तुम्हारी स्टार्टिंग सैलरी होगी। ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ सिर्फ बीएससी से करियर अपना लिमिट मत करना, इसलिए तुम्हें एमएससी भी करना चाहिए, क्योंकि एमएससी के बाद 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो 10 से 18 लाख पर एनम तुम्हारी सैलरी होगी। और ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए ये एक रिसर्च बेस्ड करियर है, तो इसमें जितना तुम्हारा डिग्री होगी, जितनी तुम्हारी स्पेशलाइजेशन बढ़ेगी, उतने ज्यादा तुम इसमें कमा सकते हो। और अगर तुम एक किसी सीनियर रिसर्चर पोजीशन में पहुंच गए तो यहाँ फार्मा कंपनी में तो सैलरी कम से कम 25 लाख से 40 लाख पर एनम होगी। वापस रिपीट कर रहा हूँ, बायोटेक में बीएससी के साथ एमएससी करोगे तभी ये करियर अपना फुल पोटेंशियल दिखा सकता है तुम्हारे लिए, क्योंकि ये एक रिसर्च फील्ड है। इस डिग्री के बाद ये सारी कंपनीज, मैं तुमको एक लिस्ट दे देता हूँ जो तुम्हें जॉब देती है, जैसे बायोकॉन, डॉक्टर रेड्डीज, सिंजीन, सीएसआईआर लैब्स, एम्स रिसर्च डिविजन्स। ये सब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जो बायोटेक की फील्ड में बहुत सारा रिसर्च करती है, दवाइयाँ बनाती है, वैक्सीन क्रिएट करती है, तो तुम्हें यहाँ नौकरी मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं ना एक बहुत ही मजेदार करियर की तरफ। सच्ची बोल रहा है यार, बहुत मजेदार है। अगर तुम वो करियर चाहते हो जहाँ सीआईडी जैसा काम होता है, दया वाला, यार सच में सीआईडी तो देखा ही होगा ना टीवी पर, तो उस टाइप के जो उसमें एक फील्ड होती है जानते हो, फोरेंसिक्स की, जो वो डॉक्टर टाइप आदमी आता था, ब्लड लेके जाता था और उसमें वो चेक करता था, तो उस फील्ड को ना कहते हैं फोरेंसिक्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग करियर है और ये एक असली करियर है, ये सिर्फ टीवी में नहीं है, जिसमें डीएनए एनालिसिस, टॉक्सिकोलॉजी, यानी जहर अगर किसी को देख के मार दिया गया तो टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट के द्वारा इसको चेक किया जाता है। फिंगरप्रिंट एनालिसिस होती है, तो कोर्ट में सबूत पेश करना, यह सारा काम होता है अगर तुम एक फोरेंसिक साइंटिस्ट बनोगे तो। यहाँ सीबीआई लैब्स या राज के फोरेंसिक साइंस लैब्स में काम करना पड़ता है और काम वहीं मिलता है। एक्साइटिंग है ना? बीएससी फोरेंसिक साइंस की डिग्री तुम्हें करना पड़ेगा जो 3 साल का कोर्स होता है, जिसके लिए नीट नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं लगती है। और सैलरी एक नए फ्रेशर की स्टेट लैब में समझ लो 3 से 5 लाख साल भर की होगी, और सीबीआई या सेंट्रल लैब में लगे तो 6 से 12 लाख पर आना, और सीनियर कंसल्टेंट के लेवल पे पहुंच गए तो 15 से 20 लाख रुपए साल का तुम्हें कहीं भी मिल जाएगा। इसमें सरकारी नौकरी ही मिलती है, और अगर सरकारी मिल गई तो ऑब्वियसली ये सिक्योर है, रिस्पेक्टेड है और स्टेबल करियर है। और एक खास चीज, बायोलॉजी और केमिस्ट्री बैकग्राउंड वालों के लिए ये करियर जो है, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है ये दोनों में, ये बहुत ही नेचुरल फिट है, क्योंकि जो भी चीज लैब पे सीखते हो वहां तुम्हें काम में आएगा। सच्ची बोल रहा हूँ, जो अभी कर रहे हो वो भी काम में आएगा। अब एक बिल्कुल अलग करियर ऑप्शन जो शायद मम्मी पापा ने सोचा भी नहीं होगा या स्कूल में शायद किसी ने बताया नहीं होगा। मानसिक या मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इंडिया में तेजी से बढ़ रहा है। डिप्रेशन तो जानते ही हो गया, आजकल लोग प्यार में डिप्रेस्ड हो जाते हैं, फोन नहीं मिला, आईफोन नहीं मिला तो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, लेकिन मैं असली डिप्रेशन की बात कर रहा हूँ। तो डिप्रेशन जैसे वर्ड्स अब लोग समझ भी रहे हैं, भले गांव में इसे इतना नहीं समझते हैं, लेकिन शहरों के स्कूल्स में काउंसलर्स चाहिए, कंपनीज में मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं जिसमें मेंटल हेल्थ के प्रोफेशनल्स लगते हैं, और उनके लिए इनको जो ये मेंटल हेल्थ के एक्सपर्ट्स होते हैं उनको नौकरियां दी जाती है। बहुत सारे ऐसे एनजीओज होते हैं या टेली हेल्थ के प्लेटफॉर्म्स होते हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या बड़े कॉर्पोरेट्स में भी एचआर वगैरह के रोल के लिए इनकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। एचआर यानी जो नौकरी के लिए इंटरव्यू वगैरह लेते हैं उनको एचआर कहते हैं। तो ये कोर्स है बीएससी साइकोलॉजी का, जो मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं और इसको ट्रीट करते हैं थोड़ा सा। तो ये 3 साल का कोर्स है और यहाँ भी नीट तुम्हें नहीं लगेगा। एक नए फ्रेशर की सैलरी जो होती है वो 3 से 5 लाख पर एनम होगी। मास्टर्स अगर आपने कर लिया इसमें तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन जाओगे, उसमें 8 से 15 लाख पर एनम कमा सकते हो। और अगर प्राइवेट प्रैक्टिस में जहाँ खुद का क्लिनिक हो तो वहाँ 1000 से 3000 रुपए पर सेशन
पॉसिबल है। यानी मतलब इसका ये है कि अगर कोई तुम्हारा पेशेंट आ रहा है तुमसे बात करने के लिए और एक सेशन तुम्हारा 1 घंटे का है, तो 1 घंटे में तुम 1,000 से 3,000 रुपया आराम से कमा सकते हो। और जैसे मैंने बायोटेक के बारे में बताया था, इसमें भी अगर मास्टर्स अगर तुमने किया है तो वैल्यू इसकी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें भी रिसर्च और पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हमारा अब चौथा रास्ता भी खत्म होता है। भाई इतने सारे ऑप्शंस बताकर मैं तो एकदम थक गया यार। आप भी शायद ये सब देखकर और कंफ्यूज हो गए हो, है ना? सच्ची इतने ऑप्शंस के बाद कंफ्यूज होना तो यार बहुत नॉर्मल सी बात है। इस कंफ्यूजन को कैसे क्लियर करना है वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। सच्ची हो ना, मैं बताता हूँ तुम्हें। मैं 3 सवाल दे रहा हूँ, खुद से पूछो और जवाब लिखो। पहला सवाल, क्या सीधा पेशेंट्स के साथ काम करना है तुमको या पसंद है? अगर हाँ तो MBBS, BDS, BMS, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी ले लो। अगर नहीं तो MLT का कोर्स कर लो, बायोटेक करो, फोरेंसिक साइंटिस्ट बनो, क्लिनिकल रिसर्च करो या साइकोलॉजी करो। अब दूसरा सवाल, तुम्हारे घर की पैसों की सिचुएशन कैसी है? अगर अच्छी खासी है तो गवर्नमेंट MBBS के लिए फुल एफर्ट डालो, प्राइवेट में भी ले सकते हो, या BDS करो, BMS करो। अगर अच्छी नहीं है तो GNM करो, BSc MLT का कोर्स करो, B फार्मा या D फार्मा कर लो, और BMR IT भी कर सकते हो, क्योंकि ये सब बहुत ही एक्सेलेंट करियर्स है, कम फीस भी है और जल्दी तुमको जॉब भी इसमें मिल जाएगी। अब आता है तुम्हारे लिए तीसरा सवाल, अपने शहर में रहना है या बाहर जाना है, वो डिसाइड कर लो। अगर अपने शहर या गांव में तुमको रहना है तो BMS करो, BDS करो, MLT करो, ऑप्टोमेट्री करो, फार्मेसी करो। क्यों? क्योंकि वहाँ कंपटीशन कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है। अब अगर विदेश जाना है तो नर्सिंग कर लो, सबसे क्लियर रास्ता है ये। BMLT वगैरह भी कर सकते हो। अगर बड़े शहर में करियर बनाना है तो इसके लिए करियर ऑप्शन है बायोटेक, साइकोलॉजी। अब ये 3 सवालों के जवाब जो है वो लिख लो, और करियर का जो डायरेक्शन है वो तुम्हारा अपने आप क्लियर हो जाएगा। और अब बारी आती है उस टॉपिक की जो मैंने शुरू में कहा था कि वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा, नीट के अटेम्प्ट्स की सच्चाई। और यहाँ मैं तुम्हें एक स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा जो बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है, जो तुम्हारी होनी भी चाहिए। अब एक रियलिटी चेक देता हूँ तुमको, जो सुनने में थोड़ी तो टफ लगेगी, लेकिन शायद ही कोई ट्यूशन टीचर तुम्हें इतना सीधे तरीके से बताएगा। नीट का जो कंपटीशन है ना वो एकदम रियल है। 23 लाख लोग एप्लीकेशन भर रहे हैं और सीट्स बहुत ही लिमिटेड ही रहेंगी, वो बढ़ेंगी नहीं यार इतनी ज्यादा। ऊपर से ये पेपर जो लीक होते हैं उनके लफड़े अलग ही चलते रहते हैं। गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से 2020 से लेकर 2025 तक MBBS सीट्स 83,000 से बढ़कर 1.15 लाख तक ही पहुंच चुकी है, लेकिन एप्लीकेंट्स का ग्रोथ जो एग्जाम देने वाले लोग हैं उससे भी फास्ट हुआ है। इसलिए जरा ये सीन सोचो, सब दोस्त कॉलेज चले गए, तुम 3 साल से नीट दे रहे हो बिना पास हुए, और अब भी नीट क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा? कभी सोचा है इसके बारे में? इसके बजाय एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी तुम्हारे लिए पता है? 1 या मैक्सिमम 2 फोकस्ड अटेम्प्ट्स खरीदो नीट के लिए पूरे डेडिकेशन के साथ, 1 साल 2 साल, उससे ज्यादा नहीं। साथ साथ बैकअप ऑप्शंस का रिसर्च करो, जो मैंने तुम्हें बताया वो पढ़ लो, उसके बारे में और रिसर्च करो, क्योंकि इस वीडियो का गोल यही है कि तुम अपना बैकअप जरूर रखो और तुम्हारा जो टाइम है ना वो वेस्ट ना हो यार। क्योंकि यार मैं जानता हूँ ये क्या होता है, और बैकअप में वो ऑप्शंस हो जहाँ इज्जत भी हो और पैसे दोनों मिले। तो अगर तुम यहाँ तक मेरे साथ रहे हो तो क्लियरली तुम बहुत ही सीरियस हो अपने फ्यूचर को लेके। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को सिर्फ खुद के पास मत रखना है। तुम्हारे स्कूल में, कोचिंग में या गांव में जो भी फ्रेंड्स PCB कर रहे हैं या PCB के स्टूडेंट्स हैं और कंफ्यूज है अभी भी, उन तक ये वीडियो ना जरूर पहुंचाओ। और अगर तुम चाहते हो कि मैं हर स्ट्रीम के लिए ऐसे ही डेटा बेस्ड करियर से रिलेटेड वीडियोस बनाऊं तो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन मेरा जरूर दबाओ, और ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो तुम उसे मिस मत करना। और यार हाइप कर रहे इस वीडियो को मत भूलना। तब तक के लिए मैं हूँ आनंद और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।